वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। मेरा नाम रेहान अहमद है। आज हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में आगे बढ़ेंगे। टॉपिक है हमारे पास लॉसेस एंड प्री स्ट्रेस। बहुत ही ज़्यादा अच्छा टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है ये, चाहे किसी भी टाइप का आपका एग्जाम हो, चाहे वो गेट का हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो ES हो, हर जगह से यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं काफ़ी बार। काफ़ी मतलब काफ़ी बार। अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हैं तो आप ये वाला टॉपिक अगर आप नहीं पढ़ के जाओगे तो 101% बता रहा हूँ आपका स्कोर में क्या होगा, आपको लॉस होगा, मार्क्स कम आएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर इसके पहले मैंने डिस्कस किया था आपसे, कहाँ से मैंने आपसे बात किया था, एनालिसिस के बारे में बात किया था हमने प्री स्ट्रेस के। ठीक है, उसके हमने एक दो मेथड हमने देखा था। कौन कौन सा? पहले हमने देखा था स्ट्रेस कंसेप्ट मेथड, दूसरा हमने देखा था क्या, दूसरा हमने देखा था लोड बैलेंसिंग मेथड। ठीक है, तो उसके क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी किए होंगे। ठीक है, तो वो एनालिसिस वाला पार्ट अलग था। नेक्स्ट अपन आते हैं यहाँ पर लॉसेस इन प्री स्ट्रेस में। मतलब आप जो प्री स्ट्रेस हम जो बताए थे, या प्री स्ट्रेस में जैसे हमने समझा था कि हम वहाँ पर क्या करते हैं, हम वहाँ पर खुद से क्या करते हैं, वहाँ पर हम इंटरनल स्ट्रेसेस हम डेवलप करवाते हैं, जो कि क्या करता है, आपका काउंटर बैलेंस करता है काउंटर बैलेंस करता है आपके एक्सटर्नल लोडिंग के कारण जो भी आपके पास क्या आ रहा है, स्ट्रेसेस जो भी आ रहे हैं उसको क्या करेगा, वो काउंटर बैलेंस करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्री स्ट्रेस। ठीक है, अब जितना प्री स्ट्रेस जितना आप लगाए हैं, ठीक है, आपने जितना प्री स्ट्रेस आपने प्रोवाइड किया है, क्या वो जरूरी है कि जितना मैग्नीट्यूड का आपने प्री स्ट्रेस वहां पे डेवलप करवाया था वो आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, या फिर उसके बाद, चलो इमीडिएट भी बोलो, या फिर आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जितना आपने प्री स्ट्रेस वहां पे लगवाया था, इंड्यूस किया था, वो उतने ही वैल्यू होल्ड करके रखे? ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर आपको उस प्री स्ट्रेस में जितना आपने मैग्नीट्यूड का आपने डेवलप करवाया था, वहां पर आपको उस प्री स्ट्रेस की वैल्यू में क्या देखने को मिलेगा, लॉसेस वहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, या तो वो इमीडिएट भी हो सकता है, तुरंत थोड़ी देर बाद आपके पास समझ में आ जाए कि वहां पर जो स्ट्रेसेस थे उसमें क्या आ जाए, आपके पास कमी आ जाए, या फिर वो आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम भी क्या हो जाए, वहां पर आपके पास जितना आपने वैल्यू, जितना आपने प्रोड्यूस करवाया था इंटरनल स्ट्रेसेस, प्री स्ट्रेसेस, उसमें क्या हो जाए आपके पास, वो वैल्यू हो सकता है आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वो वैल्यू क्या हो जाए, आपके पास कम हो जाए। उसको हम क्या बोलते हैं, लॉसेस बोलते हैं। और ये जो टॉपिक आज हम पढ़ेंगे इसका नाम है लॉसेस इन प्री स्ट्रेस। ठीक है, तो यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखा है, सबसे सिंपल सा डेफिनेशन। क्या बताया मैंने आपको, द इनिशियल प्री स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, डज नॉट रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, बट इट इन फैक्ट डिक्रीजेस विद टाइम एट द ट्रांसफर स्टेज। ये जो डिक्रीज हो रहा है प्री स्ट्रेस में, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्री स्ट्रेस का क्या हो जाना, लॉस हो जाना। समझेंगे इसी चीज को आगे। चलिए, तो यहां पर मैं आपसे बात करता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था प्री स्ट्रेस हम कैसे मतलब मेथड क्या बनाने का, दो टाइप का मेथड बताया था, एक आपका प्री टेंशन मेथड था, दूसरा आपका पोस्ट टेंशन मेथड था। सपोज मान लीजिए मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, सपोज मान लीजिए मैं यहां पर एक बीम लिया। ठीक है, मैंने यहां पर क्या लिया है, मैंने यहां पर एक बीम लिया। ठीक है, ये मैंने एक बीम ले लिया। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं यहां पर कि हम यहां पर क्या करते हैं, मैं यहां पर टेंडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पर टेंडेंस प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मान के चलिए आपके पास जो इनिशियल जो लेंथ थी टेंडेंस की, जो इनिशियल जो लेंथ थी टेंडेंस की, वो कुछ इतनी रही होगी। ठीक है, इनिशियल आपके पास जो लेंथ थी टेंडेंस की, उसकी लेंथ कितनी है आपके पास, ये वाली लेंथ है LS। उसकी लेंथ कितनी है आपके पास, ये वाली लेंथ है LS। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जैसे आपको बताया कि प्री टेंशनिंग वगैरह कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर टेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं इस टेंडेंस में, मतलब हम इसको पकड़ रहे हैं। ठीक है, इसको पकड़ के हम खींच रहे हैं। ठीक है, इसको पकड़ के हम क्या कर रहे हैं, इसको पकड़ के हम यहाँ पर इलोंगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इस टेंडेंस में। इस टेंडेंस में हम क्या कर रहे हैं, इलोंगेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जैसे आपके पास रबर होता है ना, मान लीजिए आपके पास ओरिजिनल आपके पास रबर बैंड की लेंथ इतनी है। अब मैंने क्या किया, वो रबर बैंड को पकड़ा और उसको मैंने खींच दिया, इलोंगेट कर दिया। तो अब क्या देखने को मिलेगा कि उस रबर बैंड में बहुत ज्यादा क्या हो गया, वहां पर स्ट्रेसेस डेवलप हो गए। ठीक है, उसमें क्या हो गया, आपके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेसेस डेवलप हो गया, और यहां पर आके मैंने क्या किया, उसको मैंने बांध दिया। ठीक है, अब चलिए, तो ये मैंने क्या किया, यहां पर मैंने इसका मैंने इलोंगेशन दिया है, कितने का, डेल्टा का मैंने क्या दे दिया, यहां पर इलोंगेशन दे दिया। ठीक है, ये क्या आपके पास, दिस इज योर डेल्टा का क्या है हमारे पास, इलोंगेशन है। और ये जो है हमारे पास, ये क्या आपके पास, लेंथ ऑफ कॉन्क्रीट है। ठीक है, या फिर लेंथ ऑफ बीम बोल दीजिए, वो कितना है हमारे पास, LC। समझ में आ रहा है?
तो यहां पर आपके पास, अब यहां पर जैसे कि आपने स्टील में क्या देखा आपने कि इसकी ओरिजिनल लेंथ ये थी, लेकिन हमने इसको पकड़ के क्या किया, यहां पर हमने इसको इलोंगेट कर दिया, हमने इसको पकड़ के पूरा टेंशनिंग प्रोवाइड कर दिए। फिर उसके बाद आप जाके रीइंफोर्समेंट आप काट दीजिए या फिर उसके बाद बांध दीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द मेथड, आप प्री टेंशन मेथड आप यूज कर रहे हैं कि पोस्ट टेंशन मेथड आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर पोस्ट टेंशन मेथड यूज किया, तो मैंने इलोंगेट किया, उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर बांध दिया। इसी टाइप से हम पढ़ते थे वहां पर, ठीक है, एंकरिंग, जैकिंग वगैरह। तो आप जो भी मेथड यूज कर रहे हैं, आपने यहाँ पर क्या किया, इसको आपने इलोंगेट किया, प्री टेंशनिंग होगा, तो इलोंगेशन के बाद क्या कर देंगे, आप उसको कट कर देंगे। तो प्री स्ट्रेस वहां पर क्या होगा, वहां पर एक कंप्रेसिव फोर्स आएगी, जिसके कारण क्या होगा, वहां पर प्री स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस कंडीशन के बारे में बात करूं, अभी इस कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूं कि हमारे पास ये लेंथ ऑफ स्टील थी, इसको मैंने एक्सटेंड किया, इलोंगेट किया एंड तक। तो यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं कि हमारे पास अभी जो आपने जो टेंशनिंग प्रोवाइड किया, उसके कारण क्या हो गया, यहाँ पर जो स्ट्रेसेस जो डेवलप हुए इस स्टील में, ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा है, हमारे पास जो इनिशियल स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है, इनिशियल स्ट्रेस इन स्टील के बारे में बात करूंगा, तो वो कितना हो रहा है हमारे पास, वो हो रहा है हमारे पास, स्ट्रेस की बात करूं तो स्ट्रेस क्या होता है आपके पास, स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। किस में देख रहा हूं मैं, स्टील में देख रहा हूं, तो स्ट्रेन इसकी अगर बात करूं स्टील की, तो ये हो जाएगा स्ट्रेन इन स्टील इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। स्ट्रेन क्या होता है आपके पास, स्ट्रेन होता है आपके पास चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना आ गया आपके पास, डेल्टा अपॉन ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्टील कितनी है आपके पास, LS इनटू कितना हो जाएगा, ये ES। तो आपके पास जो इनिशियल जो स्ट्रेस आया है आपके पास स्टील के अंदर, वो कितना हो गया आपके पास, वो आपको देखने को मिल रहा है डेल्टा अपॉन LS इनटू ES। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, इनिशियल स्ट्रेस आपके पास देखने को मिल रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैं आपको बताया कि यहां पर मैंने आपको लॉसेस के बारे में क्या बताया, डेफिनेशन मैंने यहाँ पर बोला कि जो इनिशियल प्री स्ट्रेस हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो इनिशियल प्री स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं, कांस्टेंट नहीं रहेगा टाइम के साथ, वो आगे जाके क्या होगा, डिक्रीज हो कर जाएगा एट द ट्रांसफर स्टेज ड्यू टू मेनी रीजंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके पास, अब जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे मैं प्री टेंशनिंग की बात करता हूं, तो प्री टेंशनिंग क्या होता है आपके पास कि हमने रीइंफोर्समेंट लिया, उसको इलोंगेट किया, ठीक है, इलोंगेट किया, स्ट्रेसेस आ गया उसके अंदर, अब हमने क्या किया, उसको कट कर दिया। तो जितना आपने इलोंगेट किया था, अब वो क्या कर देगा, वापस क्या करेगा, अपनी जगह पे आने की कोशिश करेगा, तो कंप्रेसिव लोड क्या करेगा, वो लगाएगा। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि अगर वो कंप्रेसिव लोड लगाया है, ठीक है, यहां पर हम हमेशा प्री स्ट्रेस में कैसे करते हैं, यहां पर हम कंप्रेसिव फोर्स हम क्या करते हैं, यहां पर प्रोवाइड करते हैं। तो वो कंप्रेसिव फोर्स सिर्फ रीइंफोर्समेंट में जो आपके पास देखने को मिल रहा है, बट वो ओवरऑल कंक्रीट को भी क्या करेगा, कम करने की कोशिश करेगा, उसके लेंथ को, कंक्रीट को भी क्या करेगा, उसकी लेंथ को क्या करने की कोशिश करेगा, कम करने की कोशिश करेगा। और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। कंक्रीट के अंदर श्रिंकेज होती है। श्रिंकेज क्या होती है आपके पास, अगर मान लीजिए अभी कंक्रीट का आपका साइज इतना है, लेंथ इतनी है, तो आफ्टर सम टाइम ड्यू टू श्रिंकेज उसकी लेंथ क्या हो सकती है, कम हो सकती है। सिमिलरली कंक्रीट में क्रीप भी होता है। तो ये सब बहुत सारी जो रीजंस होते हैं मैं बताऊंगा डिटेल में। तो उसके कारण क्या हो सकता है आपके पास कि जो इनिशियल जो लेंथ है कंक्रीट की LC, वो भी क्या हो सकती है आपके पास, कम हो सकती है, डिक्रीज कर सकती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपके पास, मैं बोल रहा हूं कि आपके पास जो इनिशियल लेंथ थी कंक्रीट की LC, वो कुछ टाइम बाद क्या हो गया आपके पास, वो लेंथ क्या हो गई आपके पास, कम हो गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं इसी बीम को चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़े टाइम बाद हो गया, यहाँ पर आपके पास की लेंथ क्या हो गई, आपके पास कम हो गई है। ठीक है, तो ये क्या था आपके पास, ये था आपके पास टेंडेंस, ये क्या था आपके पास, टेंडन। और आपने इलोंगेट कहां तक किया था, आपने इलोंगेट यहां तक किया था। ठीक है, टेंडन कहां तक है आपके पास, टेंडन है आपके पास यहां तक। ठीक है, टेंडन कहां तक है आपके पास, यहां तक आपके पास टेंडेंस थी। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी इसकी, LS, वो यहां तक थी। ठीक है, LS कहां तक था आपका, यहां तक लेंथ ऑफ स्टील था। अब आपने इसको जो इलोंगेट किया था वो कहां तक किया था, आपने यहां तक किया था। ठीक है, आपने इलोंगेट कहां तक किया था, उसको आपने इस पॉइंट तक आपने इलोंगेट किया था, लेकिन यहां तक तो आपका कंक्रीट ही नहीं बचा। कंक्रीट क्या हो गया आपके पास, कंक्रीट आपके पास यहां पर ड्यू टू एनी रीजन कंक्रीट की लेंथ क्या हो गई आपके पास, कम हो गई। मे बी ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन, मे बी ड्यू टू श्रिंकेज, मे बी ड्यू टू क्रीप, वो सारे के बारे में डिटेल में अपन पढ़ेंगे, इसी के बारे में पढ़ना है। तो उनके कारण क्या हो गया कि कंक्रीट की जो लेंथ थी वो क्या हो गई हमारे पास, कम हो गई। कितनी कम हो गई, चलिए तो मैं इसको बोल दे रहा हूं कि यहां से आपके पास डेल्टा डिस्टेंस से क्या हो गई, ये कम हो गई है।
तो अगर मैं यहां से जो इलोंगेट किया था पहले, कहां तक किया था मैंने, ये वाले डेल्टा तक मैंने इलोंगेट किया था, तो अब मेरे पास जो लेंथ जो बची है वो कितनी बच गई है हमारे पास, वो मेरे पास जो लेंथ बची है वो बची है कितनी, डेल्टा माइनस डेल्टा की। ठीक है, अब मेरे पास जो लेंथ बची है वो कितनी बची है, डेल्टा माइनस डेल्टा की। मतलब आपके पास ओरिजिनली आपके पास लेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इतना था, अब क्या हो गया, लेंथ ऑफ कॉन्क्रीट ही क्या हो गया, कम हो गया, कितने से, बाय दिस डेल्टा से क्या हो गया आपके पास, कम हो गया है। तो मैं बोल रहा हूं जो इलोंगेशन आपने प्रोवाइड किया था कितना, ये वाले डेल्टा का, वो वाला इलोंगेशन क्या हो गया अब आपके पास, कम हो गया, कितना, डेल्टा माइनस डेल्टा का। तो अगर इलोंगेशन कम हुई तो स्ट्रेसेस भी तो कम हो जाएंगे। मान के चलिए ना आपके पास क्या था, मैंने एग्जांपल क्या बताया, मान लीजिए मैं एक रबर बैंड है, ठीक है, स्मॉल सा आपके पास रबर बैंड है, मैं उसको खींच रहा हूं यहां तक लेके आ गया, तो उस रबर बैंड के अंदर स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा होंगे, इंटरनल स्ट्रेसेस, लेकिन वो रबर बैंड को मैं सिर्फ यहीं तक खींचा, तो क्या आपने पहले जो यहां तक खींचा था रबर बैंड को और अभी आपने जो सिर्फ इतना ही खींचा, दोनों में स्ट्रेसेस सेम रहेंगे क्या, नहीं। ऑब्वियसली अगर आप कम खींचे हो तो रबर बैंड में स्ट्रेसेस कितने आएंगे, कम आएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा खींचे हो तो रबर बैंड में क्या होगा, स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा आएंगे। सिमिलरली अगर मैं स्टील की बात कर रहा हूं तो स्टील में हमने इलोंगेशन ज्यादा प्रोवाइड किया है, तो वहां पर उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रेसेस जो हैं वो भी क्या होगा, ज्यादा प्रोवाइड होगा। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि लेंथ, कंक्रीट का जो लेंथ है वो ही कम हो गया, तो इलोंगेशन ऑफ जो स्टील जो आई है वो भी कम हो जाएगी, कितनी, डेल्टा माइनस डेल्टा। तो अगर आपने स्टील को कम इलोंगेट किया है तो उसके अंदर स्ट्रेसेस भी क्या होंगे आपके पास, कम जनरेट होंगे। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन बात करें, यहां पर अगर हम बात करें तो आपके पास कितने का लॉस हो गया, आपके पास ये वाला डेल्टा का क्या हो गया आपके पास, वहां पर लॉस देखने को मिला। तो अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे कि लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील, ठीक है, लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील की बात कर रहा हूं, तो अब कितना हो गया वो आपके पास, ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपके पास, डेल्टा का, तो यहां से आपके पास देखने को मिल गया वो कितना हो गया आपके पास, डेल्टा अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी है आपके पास, एल एस इंटू ई एस। ठीक है, ये कितना हो गया आपके पास, डेल्टा अपॉन एल एस इंटू ई एस। तो अगर मैं बोलूं कि हमारे पास नेट अवेलेबल जो स्ट्रेस मिल रहा है स्टील में, वो कितना मिल रहा है हमारे पास इन स्टील में, तो वो कितना मिल रहा है हमारे पास, ये जो बचा है ये कितना हमारे पास, डेल्टा माइनस डेल्टा अपॉन एल एस इंटू ई एस। ठीक है, इतना का क्या बच गया हमारे पास, नेट अवेलेबल स्ट्रेस इन स्टील। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपके पास कि आपके पास ये जो लॉसेस जो देखने को मिल रहे हैं वो क्यों दिखने को मिल रहा है आपके पास, क्योंकि आपके पास जो कंक्रीट था, कंक्रीट की ही लेंथ क्या हो गई आपके पास, कम हो गई है। तो जितना आप डिफॉर्मेशन जितना आपने प्रोवाइड किया था इनिशियली, अब वो डिफॉर्मेशन भी क्या होते जाएगा आपके पास, कम होते जाएगा। तो जैसे जैसे आपके पास डिफॉर्मेशन का लॉस हो रहा है स्टील का, वैसे वैसे क्या हो रहा है आपके पास, प्री स्ट्रेस का भी लॉस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, किसमें, स्टील में। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आपका, यहां पर आप लिख सकते हो कि लॉस ऑफ इलोंगेशन, यहां पर आप लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ इलोंगेशन इन स्टील makes the loss of pre-stress in steel। ठीक है, लॉस ऑफ इलोंगेशन स्टील मेक्स द लॉस ऑफ pre-stress in steel। जैसे जैसे इलोंगेशन में क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर आपको देखने को मिला कि यहाँ पर आपके पास इलोंगेशन, स्टील का जो इलोंगेशन था वो कम हो गया है, उसके कारण क्या हो गया, जो स्ट्रेसेस जो थे वो भी क्या हो गया आपके पास, वहां पर क्या कम देखने को मिले। ठीक है, तो स्ट्रेसेस जितना यहाँ पर जितना स्ट्रेस आया था स्टील के अंदर, तो इस केस में क्या होगा, स्टील के अंदर कम क्या होगा आपको स्ट्रेसेस देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया आपके पास कि आपके पास इतना जो इलोंगेशन जो कम हुआ है उसके कारण क्या हो गया आपके पास, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस देखने को मिला, कितने का, डेल्टा बाय एल एस इंटू ई एस का। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपको रेजिस्ट करवाना था, ठीक है, आपको रेजिस्ट करवाना था कुछ, मैं बोल रहा हूं आपके पास 1500 यूनिट्स का। ठीक है, आपके पास लोड बोल लो या फिर स्ट्रेसेस बोल लो, 1500 यूनिट का क्या हो रहा था, एक्सटर्नल लोडिंग के कारण क्या हो रहा था, स्ट्रेसेस या फिर डेवलप हो रहे थे। ठीक है,
तो यहां पर मैंने इंटरनल प्री स्ट्रेस मैंने यहां पर जो प्री स्ट्रेस मैंने जो प्रोवाइड किया, ठीक है, वो मैंने कितना प्रोवाइड किया, इसको रेजिस्ट करवाने के लिए मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया कितना 1500 का मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा करेंगे नहीं अपन, ज्यादा ही लेके चलेंगे, मैं फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि हमें एक्सटर्नल लोडिंग कारण जो स्ट्रेसेस आ रहे थे वो कितने आ रहे थे 1500, इसको रेजिस्ट करवाने के लिए हमने प्री स्ट्रेस कितना प्रोवाइड किया 1500 का ही हमने प्रोवाइड किया। लेकिन आगे जाके क्या देखा, हमने देखा कि वहां पर हमारे पास कुछ लॉसेस हो गए, वहां पर हमारे पास क्या हो गया, कुछ लॉसेस हो गए, कितने के, वहां पर हमारे पास अराउंड 400 का क्या हो गया, हमारे पास लॉस हो गया। बचा कितना हमारे पास, नेट अवेलेबल कितना बचा, सिर्फ 1100, ठीक है। तो क्या ये 1100 या 1500 को रेजिस्ट कर पाएगा क्या, नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लॉसेस की स्टडी करना क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लॉसेस की स्टडी बहुत ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हमने देखा पहले से ही एनालिसिस किया लॉसेस का, हमने देखा कि यहाँ पर 400 का क्या आ रहा है, लॉसेस आ रहा है प्री स्ट्रेस में, तो शुरू में ही क्या करेंगे हम 1500 को रेजिस्ट करवाने के लिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1900 का हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनिशियल प्री स्ट्रेस हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, इनिशियल प्री स्ट्रेस क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास हो सकता है आगे अगर आपके पास लॉसेस आए भी, कितने का है, मैक्सिमम से मैक्सिमम हमने एनालाइज किया 400 का आ रहा है, तो वो आपके पास बचा कितना 1500 का, तो ये 1500 क्या कर सकता है, वो काउंटर बैलेंस कर सकता है, ठीक है। तो इस टाइप से इसीलिए हमें क्या होता है, लॉसेस पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आप देखोगे कि प्री स्ट्रेस में लॉसेस काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग रीजन के कारण, यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस। वो सारे लॉसेस के कारण प्री स्ट्रेस में आप देखोगे तो लॉसेस अच्छा खासा क्या होता है आपके पास रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको इसके पहले भी आपको मैंने एक बार बताया था कि आपको 160 MPa के टर्म्स में आपको बताया था कि आपके पास 160 MPa तो लॉस हो गया, ठीक है। आपको याद होगा मैंने श्रिंकेज की एक वैल्यू बताई थी 0.0008 करके, और मैं आपको बताया था कि यहाँ पर मैं आपको बोला था लॉसेस में पढ़ाऊंगा, तो वहां से हमने निकाला था स्ट्रेस कितना आया था 160 MPa। तो मतलब आपके पास सिर्फ श्रिंकेज के कारण ही वहां पर हमने देखा था 160 MPa क्या हो गया था, लॉस हो गया था। तो इसी कारण हम यहाँ पर Fe250, Fe415, Fe500 यूज नहीं करते, क्योंकि अगर मैं 250 यूज किया Fe250 तो वो Fe250 मतलब 250 MPa का स्ट्रेस वहां पर जो डेवलप हो रहा है उसमें से 160 MPa तो क्या हो गया आपके पास लॉस ही हो गया, तो बचा ही क्या 90 MPa का हम क्या ही कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर काफी हाई ग्रेड क्या यूज करते हैं प्री स्ट्रेस में, काफी हाई ग्रेड हम यहाँ पर मटेरियल यूज करते हैं, मतलब कंक्रीट और स्टील का, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बताया था कि वहां पर लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे, तो स्टील का हम क्या करेंगे वहां पर जो ग्रेड होगा वो हम बहुत ज्यादा रखेंगे। कितना बताया था मैंने 1000 MPa से लेकर 2000 MPa तक का हम क्या करते हैं वहां पर प्रोवाइड करते हैं स्टील का, ठीक है। तो ये था आपके पास लॉसेस का बेसिक मीनिंग, ठीक है, कि आपके पास लॉसेस कैसे आते हैं स्टील के अंदर। अब अगर मैं बात करूं आपसे टाइप्स ऑफ लॉसेस की, ठीक है, मैं यहां पर अगर आपसे बात करूं इसकी टाइप्स ऑफ लॉसेस की बात करूं कि आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस क्या क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लॉसेस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां पर देखिए दो टाइप के लॉसेस होते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला होता है आपके पास इमीडिएट लॉस, और दूसरा होता है आपके पास टाइम डिपेंडेंट लॉस। इमीडिएट लॉस की अगर मैं बात कर रहा हूं, मतलब जैसे मैंने प्री टेंशनिंग की, ठीक है, दोनों पे आपके पास दोनों के बारे में बताऊंगा मैं, आखिरी में बताऊंगा जब सारे लॉसेस पढ़ा दूंगा, ये दोनों के अंदर जितने भी लॉसेस आ रहे हैं सारे के पढ़ाने के बाद आपको बताऊंगा प्री टेंशनिंग में कौन से लॉसेस ज्यादा आते हैं, पोस्ट टेंशनिंग में कौन से लॉसेस ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे मान लीजिए आपने क्या किया है यहाँ पर प्री टेंशनिंग की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल प्री टेंशनिंग में क्या करते हैं हम स्टील का इलोंगेट कर देंगे, बहुत ज्यादा बांध देंगे, फिर उसके बाद कॉन्क्रीटिंग करने के बाद आफ्टर 28 डेज हम क्या कर देंगे स्टील को हम कट कर देंगे, तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आने के चक्कर में क्या करेगा, वो कंप्रेसिव लोड लगाएगा, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा आपके पास स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं आपके पास कि इमीडिएट लॉस क्या होता है आपके पास, तुरंत उसी टाइम पे अगर आप पोस्ट टेंशनिंग भी कर रहे हो तो तुरंत जैसे आप इलोंगेट करके आप जब एंकरिंग कर रहे हो या जैकिंग कर रहे हो तो उस टाइम पे जो लॉसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इमीडिएट लॉस। मतलब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि एट दैट टाइम ओनली, कब, आपका ट्रांसफर ऑफ लोड जब हो रहा है, ठीक है, आपके पास जब ट्रांसफर जो स्टेज होता है उसी टाइम पे आपके पास जो लॉसेस हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इमीडिएट लॉस। टाइम डिपेंडेंट लॉस के बारे में अगर मैं बात करूं तो टाइम डिपेंडेंट लॉस वो होता है कि आपने
इनिशियल आपने प्री स्ट्रेस लगा दिया कितना, मान लीजिए 1000 यूनिट्स का आपने प्री स्ट्रेस लगाया, लेकिन वो उस टाइम पे 1000 का 1000 ही रहा, ठीक है, अगर मैं सिर्फ टाइम डिपेंडेंट लॉस के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतते जा रहा है, वहां पर वो देख रहे हो कि आपने जितना प्री स्ट्रेस आपने लगाया था वो प्री स्ट्रेस क्या होते जा रहा है, आपके पास कम होते जा रहा है। किसके किसके कारण, उसके बारे में अपन यहाँ समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इमीडिएट लॉस के बारे में बात करूँ तो इमीडिएट लॉस आपके पास होते हैं 3 टाइप के, ठीक है। इमीडिएट लॉस आपके पास होते हैं 3 टाइप के। और अगर मैं टाइम डिपेंडेंट लॉस के बारे में बात करूँ तो अगेन वो भी कितने होते हैं, 3 टाइप के लॉसेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, 6 टाइप के आपके पास लॉसेस को आपको स्टडी करना पड़ेगा, 6 टाइप के लॉसेस को आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात करूँ मैं सबसे पहले इमीडिएट लॉस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहला आता है आपके पास, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। सेकंड वाले की बात करूं तो सेकंड आएगा आपके पास फ्रिक्शन लॉस, ठीक है, सेकंड के बारे में बात करेंगे तो सेकंड आएगा आपके पास फ्रिक्शन लॉस। थर्ड के बारे में बात करेंगे तो थर्ड आएगा आपके पास एंकरेज स्लिप, थर्ड आएगा आपके पास एंकरेज स्लिप। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं आपके पास कौन सा टाइप के लॉसेस है, आपके पास आते हैं टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। सेकेंड आता है आपके पास कौन सा, टाइम डिपेंडेंट लॉसेस, टाइम डिपेंडेंट लॉसेस। तो यहां पर अगर मैं टाइम डिपेंडेंट लॉसेस की अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो यहां पर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा लॉस ड्यू टू क्रीप ऑफ कंक्रीट, सिमिलरली लॉसेस ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। थर्ड आपके पास आता है लॉसेस ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ टेंडेंस बोल दीजिए या फिर स्ट्रैंड्स बोल दीजिए या फिर स्टील बोल दीजिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था स्ट्रैंड्स, टेंडेंस, स्टील, या फिर आप रिलैक्सेशन ऑफ स्टील बोल दीजिए अगर आपको स्ट्रैंड्स ज्यादा टफ लग रहा है तो रिलैक्सेशन ऑफ स्टील भी बोल सकते हो या फिर टेंडेंस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो टोटल मैं आपको कितने बताया आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइप के लॉसेस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर हम यहाँ पर टोटल कितने टाइप के लॉसेस डिस्कस करेंगे, यहाँ पर 6 टाइप के लॉसेस डिस्कस करेंगे। इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कॉन्क्रीट, फ्रिक्शन लॉस, एंकरेज स्लिप, देन हम पढ़ेंगे क्रीप ऑफ कॉन्क्रीट, श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट, लास्ट में हम पढ़ेंगे रिलैक्सेशन ऑफ स्टील। ये सारे किसके कारण होंगे आपके पास कि जो कंक्रीट के अंदर जो लेंथ क्या हो रही है आपके पास जो कम हो जा रही थी, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये लेंथ ऑफ कंक्रीट जो आपके पास थी या फिर लेंथ ऑफ बीम में बोलूं, ठीक है, वो क्या हो रही है मैंने आपको बताया ड्यू टू एनी रीजन कौन से बताया, वो 6 टाइप के रीजन लिखा हूं मैं अभी आपके, वो इन्हीं 6 टाइप के रीजन के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो लेंथ ऑफ जो कंक्रीट थी वो क्या हो गई आपके पास कम हो गई, कितने से, डेल्टा से। तो यहाँ पर अगर ये वाली जो आपके पास लेंथ कम हो रही है तो मतलब पहले आपने जितना इलोंगेशन जो दिया था वो उतना अब इलोंगेशन अब आप नहीं रहा, इलोंगेशन भी क्या हो गया आपके पास कम हो गया है। तो अगेन मैं आपको बताया कि अगर आप एक रबर को इतना ज्यादा स्ट्रेच करोगे और उसी रबर को आप इतना ही स्ट्रेच करोगे तो पहले वाले में स्ट्रेसेस ज्यादा आएंगे, सेकंड वाले में ऑब्वियसली कम आएंगे, आपको पता ही है। तो इसलिए यहां पर आपके पास इनिशियली क्या थे, स्ट्रेसेस ज्यादा थे, लेकिन अब क्या हो गया, इलोंगेशन क्योंकि कम हो गया, कितना, डेल्टा माइनस डेल्टा का हो गया है, तो यहां पर जो स्ट्रेसेस होंगे उसमें क्या होगा आपके पास कम देखने को मिलेंगे स्ट्रेसेस, ठीक है। तो लॉस किसके कारण हो गया, इस डेल्टा के कारण, जो आपके पास लेंथ ऑफ कंक्रीट जो आपके पास कम हुई है उसके कारण क्या हो गया आपके पास जो स्टील के अंदर, ये स्टील के अंदर जो स्ट्रेसेस जो थे वो भी क्या हो गया आपके पास कम हो गए। आप बोलोगे सर ये कम कैसे हुआ, लेंथ ऑफ कंक्रीट कैसे कम हो गया, तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या ये 6 टाइप के जो लॉसेस मैंने आपको बताए हैं, ये जो 6 टाइप के जो लॉसेस जो आपको लिखवाए हैं, इसी के कारण क्या करेंगे हम वहां पर डिस्कस करेंगे कि आपके पास जो कंक्रीट जो आपका जो श्रिंक हुआ है या फिर जो बोलेंगे उसकी जो लेंथ जो कम हुई है वो ये 6 पैरामीटर के कारण क्या हुई है आपके पास कम देखने को मिली है, वहीं पर हम क्या करेंगे बात करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज, जरूरी नहीं कंक्रीट कम हो तभी हो, रिलैक्सेशन ऑफ स्टील वगैरह भी आता है, स्टील के कारण भी क्या होता है लॉसेस देखने को मिलते हैं, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये था आपके पास ओवरव्यू। आपके पास क्वेश्चन में भी आ सकता है कि आप बताइए थ्योरी क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन द लॉसेस इन प्री स्ट्रेस एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्री स्ट्रेस, ठीक है। इस टाइप से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है 7 मार्क्स में, और यहीं से आपके पास
एक थ्योरी क्वेश्चन में भी आ सकता है यहाँ पर, या फिर आपको ये जो 6 टाइप के जो लॉसेस जो बता रहा हूँ इसके अंदर से न्यूमेरिकल भी आ सकता है, या फिर सिर्फ एक ही लॉस को क्या कर सकता है, बोल सकता है कि इसको एक्सप्लेन करो अच्छे से, ठीक है, कि इस टाइप के कारण, जैसे मान लीजिए बोला आपको इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कॉन्क्रीट क्या होता है, अच्छे से एक्सप्लेन करिए, ठीक है, या फिर कंबाइंड कर दे क्वेश्चन को, पहले आपको बोले यूनिवर्सिटी लेवल की बात करूं मैं सिर्फ, ठीक है, उसमें आपको बोले एक्सप्लेन द लॉसेस इन प्री स्ट्रेस, फिर उसके बाद एक आपको न्यूमेरिकल दे दे कोई टाइप का लॉसेस का, या फिर बोले एक्सप्लेन द लॉसेस इन प्री स्ट्रेस एंड एक्सप्लेन इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कॉन्क्रीट इन ब्रीफ, ऐसे टाइप का बोल दे, तो इस वजह से आपके पास अलग अलग टाइप से क्या हो सकते हैं, थ्योरी आपके पास क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं एक एक करके वो जो 6 टाइप के जो लॉसेस जो बताया था, वो 6 टाइप के लॉसेस को हम एक एक करके क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, चलिए यहाँ पर अपन देखते हैं सबसे पहले टाइप का मैं यहाँ पर लॉस आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, कौन सा है वो, फर्स्ट टाइप ऑफ लॉस में यहाँ पर देखते हैं, मैं यहाँ पर बात करते हैं, अपन यहाँ पर लेते हैं लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग, ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। इलास्टिक शॉर्टनिंग भी बोल सकते हैं, या फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कॉन्क्रीट में आपको बताया था, ठीक है, तो इसको इलास्टिक शॉर्टनिंग या फिर इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कॉन्क्रीट भी आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कॉन्क्रीट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 टाइप के अलग अलग केसेस होते हैं, कौन कौन सा, सबसे पहला वाला केस ले रहा हूं मैं प्री टेंशन का, ठीक है, सबसे पहले वाला ले रहा हूं मैं प्री टेंशन इन प्री टेंशन प्री स्ट्रेस बीम, ठीक है, इन प्री टेंशन प्री स्ट्रेस बीम के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कॉन्क्रीट के कारण कैसे आपको लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बेसिकली प्री टेंशन की बात करूं तो प्री टेंशनिंग में क्या होती है हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास टेंडेंस लेते हैं, टेंडेंस को हम क्या करेंगे, उसको काफी अच्छे से हम यहाँ टेंशन प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद हम उसको वहां पर बांध देंगे। उसके बाद जो हमारे पास जो आपके पास जो बेस होगा वहां पर हम कॉन्क्रीटिंग करके कॉन्क्रीट को सेटल होने देंगे और आफ्टर जब उसका कॉन्क्रीट एडिक्वेट स्ट्रेंथ मिल जाएगा, जैसे कि 28 डेज में मिलता है, उसके बाद हम क्या करेंगे वहां से रीइंफोर्समेंट को कट कर देंगे। तो क्या होगा वहां पर वो आपका कंप्रेसिव लोड या फिर प्री स्ट्रेस क्या करेगा वहां पर जनरेट करेगा, इंटरनल स्ट्रेसेस क्या होंगे वहां पर प्रोड्यूस होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल रहा हूं आपके पास, ये आपके पास बीम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या आपके पास, दिस इज योर प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट बीम, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं आपको, यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि हम यहां पर क्या करते हैं, टेंडेंस प्रोवाइड करते हैं, हम यहां पर क्या करते हैं, टेंडेंस प्रोवाइड करते हैं और इसी टेंडेंस में क्या आता है आपके पास, कंप्रेसिव लोड में आपको शो करता था, इसी टेंडेंस में क्या करता था आपके पास, कंप्रेसिव लोड में आपको शो करता था। ये उसका क्या होगा, न्यूट्रल फाइबर होगा, मान के चलिए कि आपके पास दिस इज योर सिंपली सपोर्टेड प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट बीम, ठीक है। अब यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास हमने देखा था कि ये टेंडेंस को हमने क्या किया था, पहले हमने स्ट्रेच किया था, इलोंगेट किया था, टेंशनिंग प्रोवाइड की थी, फिर इसके बाद कास्टिंग किए थे कॉन्क्रीट का, ये सारे प्रोसेस मैं बता चुका हूं ना, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूं। और बाद में हमने ये वाला जो टेंडेंस था इसको कट कर दिया था। तो बेसिकली क्या होगा, जो आपने जितना इलोंगेट किया था उसके कारण जैसे आप कट करोगे तो वापस क्या करेगा, ये कंप्रेसिव लोड यहाँ पर लगाने की कोशिश करेगा। अब बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर आप समझिए कि टेंशन में तो स्टील में तो हमें समझ में आ गया कि स्टील में क्या हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं। बात करते हैं हम कॉन्क्रीट की, ठीक है, कि यहाँ पर हमारे पास ये टेंडेंस जहां पर था उस लोकेशन में आपके पास कंप्रेसिव लोड आ रहा है, उस लोकेशन में आपके पास प्री स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं। बात करते हैं यहाँ पर कॉन्क्रीट की, बात करते हैं तो कॉन्क्रीट में भी आप देखिए ना, ओवरऑल ऐसा तो नहीं है सिर्फ स्टील पे लगाएगा, दोनों आपके पास जो आपके पास जो बीम है, दोनों जो मटेरियल है वो तो दोनों साथ में है ना, दोनों के बीच में बॉन्ड है, परफेक्ट बॉन्ड है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास कंप्रेसिव लोड आ रही है, स्टील में आपके पास प्री स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ क्या होगा आपके पास, साथ ही साथ ये जो कॉन्क्रीट जो है, ये जो कॉन्क्रीट है, सिंस ये कंप्रेसिव लोड यहाँ पर लगाने की कोशिश कर रहा है, तो कॉन्क्रीट में भी क्या होगा, यहाँ पर इलास्टिक शॉर्टनिंग आपको देखने को मिलेगी। कॉन्क्रीट में भी क्या होगा आपके पास, यहाँ पर इलास्टिक शॉर्टनिंग आपको देखने को मिलेगी। मतलब अभी आपके पास जो लेंथ ऑफ कॉन्क्रीट LC है, सिंस यहाँ पर कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं, तो ये क्या करेगा आपके पास, ये डिफॉर्म करने की कोशिश करेगा किस तरफ, अंदर की तरफ। तो आपके पास अभी जो आपके पास LC लेंथ ऑफ कॉन्क्रीट है, इस प्रोसेस के कारण क्या होगा आपके पास, यहाँ पर आपको
कंक्रीट की जो लेंथ है वो कैसे देखने को मिलेगी, कम होते हुए देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर वहां पर आपके पास लेंथ कम हो रही है तो जो डिफॉर्मेशन आपने जो प्रोवाइड किया वो डिफॉर्मेशन भी कम होगी, तो उसके कारण क्या होगा, स्टील के अंदर क्या होगा, आपके पास लॉसेस क्या होंगे, आपके पास जनरेट होंगे। इसके बारे में अभी इसके पहले जो आपको डायग्राम बना के शो किया था उसी वजह से यहां पर भी शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हो ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कॉन्क्रीट, ड्यू टू the compressive force, due to the compressive pre-stressing force, P, there can be seen an elastic shortening of concrete, which will result in the loss of pre-stress, ठीक है, तो यहां पर समझ में आया। ये जो कंप्रेसिव लोड जो आ रहा है वही कंप्रेसिव लोड क्या करेगा, उसको एक्चुअली क्या करेगा, आपके पास कंप्रेस करने की कोशिश करेगा कंक्रीट को, तो उसकी लेंथ क्या हो सकती है, आपके पास कम हो सकती है। उसी को हम बोलते हैं इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट। ठीक है, या फिर इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी अगर बोल रहे हैं तो मतलब यहाँ पर कंक्रीट के लेंथ में क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफॉर्मेशन देखने को मिल रही है, किस साइड में, अंदर की साइड में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कंक्रीट देखने को बोलते हैं। और इसके कारण स्टील के अंदर क्या हो जाएगा, जो इलोंगेशन आपने जो प्रोवाइड किया था वो इलोंगेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सिंस क्योंकि आपके पास कंक्रीट का ही लेंथ क्या हो गया, आपके पास शॉर्टन हो गया, तो उसके कारण क्या होगा, वहां पर कुछ लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे। इसके पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था सेम उसी वे में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस की बात करूँ, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इन स्टील के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास, मतलब स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, स्ट्रेस कितना हो जाता है आपके पास, स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, स्ट्रेन इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये कि आपके पास स्ट्रेस के बारे में बात करें, स्टील में देख रहे हैं तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन स्टील। अब ये जो स्ट्रेन जो आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, आपके पास कंक्रीट में जो इलास्टिक स्ट्रेन आ रहा है। ठीक है, कंक्रीट में मैं लेंथ किसके कम होने की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे कंक्रीट के बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां पर मैं बोल सकता हूं ये कि आपके पास इलास्टिक स्ट्रेन इन कंक्रीट, तो इसको आप बोल दीजिए एप्सिलॉन ईसी बोल दीजिए। ठीक है, ये कि आपके पास इलास्टिक स्ट्रेन इन कंक्रीट इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि सर आपने एक कंक्रीट क्यों लिया और दूसरा आपने स्टील क्यों लिया, क्योंकि देखिए प्री स्ट्रेस जो लॉस होता है वो किस में आता है, आपके पास स्टील में आता है। ठीक है, प्री स्ट्रेस लॉस किस में आता है, आपके पास स्टील में आता है, लेकिन ये जो स्टील में आपके पास जो लॉसेस आ रहे हैं वो किसके कारण आ रहे हैं, क्योंकि आपके जो कंक्रीट है वो कंक्रीट में क्या देखने को मिल रहा है, आपके पास इलास्टिक शॉर्टनिंग देखने को मिल रहा है, तो कंक्रीट में आपके पास शॉर्टनिंग देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से जो स्टील का जो इलोंगेशन था वो इलोंगेशन भी क्या हो गया, अब आपके पास कम हो गया, तो लॉसेस जो प्री स्ट्रेस जो आ रहे हैं वो कहां पर आएंगे, स्टील में आएंगे। इसी कारण मैं स्ट्रेन कौन सा ले रहा हूं, मैं यहाँ पर कंक्रीट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इलास्टिक स्ट्रेन ऑफ इन कंक्रीट के बारे में बात करूं तो आपके पास स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होती है, आपके पास स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कंक्रीट के बारे में बात करूं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, कंक्रीट में स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इनटू ईएस। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये क्या आपके पास प्री स्ट्रेस लॉस है, तो ये हो जाएगा आपके पास एफसी इनटू ईएस अपॉन ईसी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास एफसी इनटू ईएस अपॉन ईसी। तो अगर मैं यहां पर बात करूं कि हमारे पास लॉस ऑफ जो प्री स्ट्रेस हुआ वो कितना हो गया, एफसी इंटू ईएस अपॉन ईसी को मैं क्या लिख सकता हूं, मॉड्यूलर रेशियो इंटू एफसी। ठीक है, मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है आपके पास, ये होता है रेशियो दोनों के यंग्स मॉडुलस का। ठीक है, दोनों यंग्स मॉडुलस का या फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों मटेरियल स्टील अपॉन कंक्रीट का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलर रेशियो। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हो, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग आप फाइंड आउट कर सकते हो। एफसी क्या आपके पास, यहाँ पर मैं एफसी लिख देता हूँ, एम क्या आपके पास, एम है आपके पास मॉड्यूलर रेशियो, एम है आपके पास मॉड्यूलर रेशियो, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास ई एस अपॉन ई सी। और एफ सी बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, एफ सी होता है आपके पास
स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट, FC होता है आपके पास स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील टेंडेंस, एट द लेवल ऑफ स्टील टेंडेंस। ठीक है, ये FC की ये वाली डेफिनेशन आप अच्छे से याद रखिएगा। इसी के बेस पे मैं आपको आगे के बारे में चीजें बताऊंगा कि FC कैलकुलेट कैसे करते हैं। FC के आपके पास स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील टेंडेंस। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि मैं आपको बताया कि आपके पास जो कॉन्क्रीट आपका पास जो कम हो रहा है ड्यू टू किसके कारण, इलास्टिक शॉर्टनिंग आपके पास जो देखने को मिल रही है कॉन्क्रीट में ड्यू टू दिस प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। अब यहाँ पर आपके पास कॉन्क्रीट की लेंथ कम हो गई, अब इसका इफेक्ट किस में आपको देखने को मिलेगा, इस स्टील रीइंफोर्समेंट में, मतलब आपके पास जो टेंडेंस है वहां पर उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो अगर मैं कॉन्क्रीट का अगर मैं स्ट्रेस निकाल रहा हूं तो इसका इफेक्ट कहां पर आ रहा है हमारे पास, ये स्टील रीइंफोर्समेंट में आ रहा है। तो मैं स्ट्रेस कहां पे निकालूंगा कॉन्क्रीट का, इसी लोकेशन पे निकालूंगा जिस लोकेशन पे आपका स्टील रीइंफोर्समेंट डला है। ठीक है, तो अभी समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए अपन यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, FC की अगर मैं बात करूँ, FC मैंने बोला है स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील टेंडेंस। इसका मतलब क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये आपके पास एक क्रॉस सेक्शन है प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट बीम का। ठीक है, ये क्या आपके पास एक क्रॉस सेक्शन है प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट बीम का। इसको सिंगली रीइंफोर्स्ड बीम मत बोल देना, जो आपने पहले जो पढ़ा था। ठीक है, ये क्या आपके पास प्री स्ट्रेस्ड कॉन्क्रीट है। ठीक है, लाइन थोड़ी टेढ़ी बन रही है क्या? ठीक है, आप इसको देख लेना थोड़ा सा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपके पास, मैंने आपको इसका प्री स्ट्रेसिंग का मैंने आपको एनालिसिस करके अच्छे से दिखा चुका था। ठीक है, मैंने आपको प्री स्ट्रेसिंग का एनालिसिस आपको अच्छे से करके दिखा चुका हूँ। एक बार वो एनालिसिस को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर मैं फिर से आपको डिस्कस कर लेते हैं। तो एनालिसिस में क्या समझे थे हम कि सबसे पहले जो आता है हमारे पास, ठीक है, एनालिसिस में सबसे पहले स्ट्रेस डायग्राम जो बनता है वो किसका बनता है आपके पास, डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड का। वो कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। टोटल ये प्लस होता है, कितना होता है, बॉटम में भी P/A, टॉप में भी P/A। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बताया था किसके कारण, ये जो एसेंट्रिसिटी जो आ रही थी, एसेंट्रिसिटी जो आ रही थी उसके कारण हमें कैसा देखने को मिल रहा था, उसके कारण हमें यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेसेस डायग्राम यहाँ पर देखने को मिल रहे थे। वो कैसे थे आपके पास, कुछ इस वे से थे। ठीक है, कुछ इस वे से क्या थे आपके पास, बेंडिंग स्ट्रेसेस डायग्राम थे। इसकी वैल्यू कितनी थी, P/I इंटू वाई, और ये कितना था आपके पास, P इंटू E/I इंटू वाई। साइन कैसा था आपके पास, ये माइनस, और नीचे क्या था हमारे पास, प्लस। ठीक है, इसी को अगर मैं आगे स्ट्रेच करूं तो यहाँ पर आपके पास एक्सटर्नल लोडिंग के कारण हम जो बेंडिंग स्ट्रेसेस देख रहे थे वो कैसा आया था हमारे पास, वो कुछ इस वे से आया था। ठीक है, अगर ये डायग्राम समझ नहीं आ रहे तो एक बार प्लीज पहले का लेक्चर देखिएगा, एनालिसिस वाला पार्ट, उसमें मैंने आपको अच्छे से सारा मैंने आपको डायग्राम जो डिफॉर्मेशन कर्व्स वगैरह होते हैं वो सारी चीजें मैंने आपको बता के समझाया हूँ। ये क्या है हमारे पास, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। ये कितना हो जाएगा आपके पास, दिस विल बी M/I इंटू वाई, और ये क्या है हमारे पास, दिस इज अगेन M/I इंटू वाई। ठीक है, तो इस वजह से हमने एनालिसिस देखा था किसका, हमारे पास प्री स्ट्रेसिंग बीम्स का। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि हमें क्या निकालना है, हमें स्ट्रेस निकालना है इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील टेंडेंस, एट द लेवल ऑफ स्टील टेंडेंस। तो यहां से आपको पता था कि अगर मैं सिग्मा अगर मैं टॉप में निकाल रहा हूं, सिग्मा अगर मैं टॉप में निकाल रहा हूं तो सबसे पहले ऊपर की सारी वैल्यू देख लो तो कितना आता है, प्लस P/A, ऊपर वाला क्या है हमारे पास, माइनस P इंटू E/I इंटू वाई, लास्ट वाला क्या है हमारे पास, प्लस M/I इंटू वाई। ठीक है, M/I इंटू वाई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगर मैं सिग्मा बॉटम की अगर मैं बात करूं, सिग्मा बॉटम की बात करूं तो नीचे वाली सारी वैल्यूज देख लीजिए, ये कितना आ रहा है, प्लस P/A प्लस P इंटू E/I इंटू वाई। ये कौन सा रहेगा आपके पास, बॉटम। ये क्या रहेगा आपके पास, टॉप। ठीक है, ये टॉप और ये क्या रहेगा, बॉटम। और ये वाली वैल्यू कैसी, माइनस M/I इंटू वाई ऑफ बॉटम। क्लियर, ये दोनों चीजें पता है। तो हम हमेशा एनालिसिस में टॉप फाइबर की बात किए थे और बॉटम फाइबर की बात किए थे, लेकिन यहां पर जो स्ट्रेस निकालने बोल रहा है, यहां पर जो स्ट्रेस निकालने बोल रहा है वो कौन से लेवल पे बात करने बोल रहा है, एट द लेवल ऑफ स्टील टेंडेंस। एट द लेवल ऑफ स्टील टेंडेंस मतलब ये आपके पास जो स्टील टेंडेंस है इसका आपके पास जो CG जो गया है, इसका जो CG जो गया है, ये वाली जो लाइन में आपको जो बना रहा हूं, ये लाइन पे क्या निकालने बोला आपको, FC निकालने बोला है। ये लाइन पे क्या बोला आपको, इस लाइन पे आपको
इस वाले फाइबर पे आपको क्या निकालने बोला है, वो आपको बोला है कि आप वहां पर इस फाइबर पे आप मेरे को एफसी की वैल्यू बताइए, मतलब स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट की वैल्यू बताइए। तो देखिए ये आपके पास ये टॉप पोर्शन में आ रहा है कि बॉटम पोर्शन में आ रहा है? ऑब्वियसली ये लाइन कहां पर आ रही है, बॉटम पोर्शन की आ रही है। तो मतलब मैं यहां पर कौन सा स्ट्रेसेस लूंगा, मैं सिग्मा बॉटम ले लूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने जैसे सिग्मा बॉटम लिया, ठीक है, सिग्मा बॉटम की जगह मैं क्या ले रहा हूं, मैं एफसी की वैल्यू लिख रहा हूं। एफसी कौन सा है हमारे पास, इस वाले लाइन पे। तो एफसी सिग्मा बॉटम की वैल्यू कितनी थी, पी बाय ए प्लस पी इंटू ई बाय आई इंटू वाई बॉटम माइनस एम बाय आई इंटू वाई बॉटम। ठीक है, लेकिन यहां पर वाई बी क्या होता है हमारे पास, वाई बी होता है हमारे पास ये न्यूट्रल एक्सिस से सबसे जो लोवेस्ट आपके पास जो फाइबर है बॉटम फाइबर, उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, वाई बी। उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, वाई बी। लेकिन अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो ये आपके पास जो सेंट्रॉइड है इस टेंडेंस का, वहां से लेकर अगर मैं न्यूट्रल एक्सिस की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा आपके पास एसेंट्रिसिटी की डिस्टेंस। वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, एसेंट्रिसिटी की डिस्टेंस। तो अगर मैं सिग्मा बॉटम निकाल रहा हूं लेकिन वहां पर मैं बॉटम फाइबर की जो डिस्टेंस है दैट इज वाई बी, उसकी जगह पे अगर मैं एसेंट्रिसिटी की वैल्यू रख दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा वहां से एफसी। मतलब यहां पर एफसी में निकाल रहा हूं तो यहां पर बॉटम फाइबर की जगह मैं यहां पर कितनी वैल्यू पुट कर रहा हूं, मैं ई की वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, एफसी की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब सिग्मा बॉटम में आपके पास जो वाई बी था, अगर आप वाई बी की वैल्यू को अगर आप ई रिप्लेस कर दोगे, अगर आप वाई बी की जगह आप ई रिप्लेस कर दोगे तो आपको सिग्मा बॉटम की जगह आपको क्या मिल जाएगा, आपको वहां से एफसी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप वाई बी की जगह ई पुट कर दिए तो सिग्मा बी की जगह आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आपको वहां से एफसी देखने को मिल जाएगा। क्लियर? तो मैंने यहाँ पर वाई बी की जगह मैंने कितना पुट कर दिया, यहाँ पर ई की वैल्यू पुट कर दिया। तो टोटल आपके पास जो एफसी की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, पी बाय ए प्लस पी स्क्वायर बाय आई माइनस एम ई अपॉन आई। ठीक है, तो ये है आपके पास स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील टेंडेंस। ठीक है, ये क्या आपके पास स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट एट द लेवल ऑफ स्टील टेंडेंस। ध्यान रहेगा ये चीज। ठीक है, इस वजह से क्या करेगा, आप हमेशा एफसी की वैल्यू याद रखिएगा। पूरे लॉसेस में आपके पास एफसी की वैल्यू और भी जगह पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, सिर्फ आपको इलास्टिक शॉर्टनिंग में देखने को नहीं मिलेगा, ये एफसी की वैल्यू आपको और भी जगह देखने को मिलेगी। क्लियर है, एफसी कैसे निकालें, समझ में आया? चलिए, अब मैं क्या बता रहा था आपको कि यहां पर हमारे पास जो लॉसेस इन प्री स्ट्रेस आया है उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, m इंटू एफ सी। एम क्या है हमारे पास, दोनों का रेशियो, यंग्स मॉडुलस के दोनों का रेशियो इंटू एफ सी। एफ सी की वैल्यू कितनी बताया मैंने, एफ सी की वैल्यू आप यहां से निकालेंगे, पी बाय ए प्लस पी स्क्वायर अपॉन आई माइनस एम ई अपॉन आई। यहां से आपने निकाली तो एम भी पता चल गया आपको, एफ सी भी पता चल गया। यहां से आप क्या कर सकते हो, लॉसेस इन प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है हमारे पास, अगर आपके पास क्रॉस सेक्शन की बात नहीं किया गया, ठीक है, अगर आपके पास यहाँ क्रॉस सेक्शन नहीं दिया गया, आपके पास पूरा स्पैन दिया है, आपके पास क्या दिया है, पूरा स्पैन दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ केस नंबर 1, केस नंबर 1 ले रहा हूँ कि हमारे पास इस वे से हमारे पास क्या दिया है, हमारे पास बीम का पूरा क्या दे दिया गया है, हमारे पास स्पैन दे दिया गया। ठीक है, ये उसका न्यूट्रल फाइबर है, ये उसका न्यूट्रल फाइबर है, और यहाँ पर क्या लगा है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास टेंडेंस लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्ट्रेट केबल हमने यहाँ पर प्रोवाइड की है। क्लियर? तो मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो एंड है, हम यहाँ पर जो एफसी की जो वैल्यू निकालते हैं वो कहाँ कहाँ पे निकालेंगे, हम एफसी की वैल्यू या तो हम उसके सपोर्ट्स पे निकालते हैं, मतलब एंड पॉइंट पे निकालते हैं, दूसरा हम कहाँ पे निकालते हैं, उसके मिड स्पैन पे निकालते हैं। कहाँ पे निकालते हैं हम, उसके मिड स्पैन पे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये वाली जो पॉइंट है ये क्या हमारे पास FC1 हो जाएगा। सिमिलरली मिड स्पैन की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, FC2। ठीक है, और यहाँ वाले पॉइंट पे भी कितना है आपके पास, FC1 की वैल्यू है, मतलब जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है। मतलब FC की वैल्यू आप कहाँ पे निकालोगे, अगर आपके पास टोटल अगर आपके पास स्पैन दिया गया है तो FC की वैल्यू आप एंड्स पे निकालोगे, और दूसरा कहाँ पे निकालोगे, आप मिड पे निकालोगे। तो यहाँ पर इन दिस केस E की वैल्यू तो सेम है, यहाँ पे जितना एसेंट्रिसिटी है उतना ही एसेंट्रिसिटी यहाँ पर भी है। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगा आपके पास, अगर मैं यहाँ पर ये एक्सटर्नल M की बात करूँ, बेंडिंग मोमेंट की अगर मैं बात किया, ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, दिस इज योर एक्सटर्नल लोड आपके पास लगा हुआ है। अगर ये एक्सटर्नल लोड लगा हुआ है, अगर मैं
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होता है हमारे पास, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा होता है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस एम के लिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम जो बनाया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो ऐसा बनेगा। तो अगर मैं एंड सपोर्ट्स की बात कर रहा हूं तो यहां पर आपके पास एम की वैल्यू कितनी दिख रही है 0, लेकिन यहां पर एम की वैल्यू कितनी आ रही है WL²/8। ठीक है, तो केस नंबर 1 की अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि हमने यहां पर क्या रखा है, यहां पर हमने टेंडेंस हमने क्या रखा है, स्ट्रेट रखा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास FC1 अगर आप निकालोगे, मतलब कहां पे निकाल रहे हो आप, एंड पे निकाल रहे हो, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी P/A प्लस PE²/I माइनस ME/I। अगर आप करोगे तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं एंड पे निकाल रहा हूं, एंड पे हमारे पास बेंडिंग मोमेंट कितना होता है हमारे पास 0। तो FC1 की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, FC1 की वैल्यू हो गई आपके पास कितनी P/A प्लस PE²/I। और FC1 क्या है हमारे पास, एट द सपोर्ट या फिर एट द एंड सब बोल दो। FC की वैल्यू कहां पर निकाले हम, एट द एंड या फिर एट द सपोर्ट्स। सिमिलरली अगर मैं FC2 की वैल्यू निकालूं, FC2 की वैल्यू निकालूं, तो FC2 की वैल्यू कहां पे निकाल रहे हैं हम, मिड स्पैन पे निकाल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास P/A प्लस PE²/I माइनस ME/I। यहां पर आपके पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी, यहां पर आपके पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। तो ये वाली जो वैल्यू है ये कहां पे आपके पास, एट मिड स्पैन। कहां पे ये, एट मिड स्पैन। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर निकालूं, मुझे क्या चाहिए, FC की वैल्यू चाहिए। तो यहां पर अगर आप अलग अलग जगह पे निकाल रहे हो, एंड पे भी निकाल रहे हो और मिड स्पैन पे भी निकाल रहे हो, तो यहां पर आपके पास FC की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी FC एवरेज। FC की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, FC एवरेज, और वो कितना हो जाएगा FC1 प्लस FC2/2। ये कितना हो जाएगा आपके पास, FC1 प्लस FC2/2। क्लियर? तो यहां से आप क्या कर लोगे, अब FC की वैल्यू आप निकालेंगे, कितना है ये, एवरेज वैल्यू लेना है आपको, मतलब एंड का और मिड स्पैन का जो एवरेज वैल्यू आएगा वो आपको लेना है। वो कितना है आपके पास, FC1 प्लस FC2/2। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए आपके पास स्ट्रेट केबल नहीं है, ये केस नंबर 1 क्या था आपके पास, कि यहां पर आप लिख लेना प्रोफाइल इज स्ट्रेट, केबल प्रोफाइल कैसी है आपके पास, स्ट्रेट केबल प्रोफाइल है। नेक्स्ट मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां पर मान लीजिए केस नंबर 2 में जो आपके पास जो प्रोफाइल है वो कैसी है आपके पास, वो आपके पास स्ट्रेट नहीं है, वो कैसी है आपके पास, पैराबोलिक है। तो उस केस में आप कैसे लिखोगे, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पर बना के शो करता हूँ आपको। ठीक है, यहीं पर मैं शो कर रहा हूँ। केस नंबर 2 डालिए, केस नंबर 2 में आपके पास जो प्रोफाइल है, केबल प्रोफाइल, वो कैसी है आपके पास, इट इज नॉट स्ट्रेट, इट इज पैराबोलिक। ठीक है, वो कैसी है आपके पास, थोड़ा पैराबोलिक टाइप का आपको वहां पर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर अगर मैं केस नंबर 2 डालूं, केस नंबर 2, प्रोफाइल इज कर्व्ड। केबल प्रोफाइल कैसी है आपको, पैराबोलिक टाइप का आपको यहां देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या आपके पास, मान लीजिए आपके पास बीम है, ये उसका आपके पास न्यूट्रल फाइबर है। यहाँ पे मैंने जो प्रोफाइल जो मैंने डाली है, यूज जो की है मैंने प्रोफाइल, वो कुछ इस टाइप से प्रोफाइल कैसे हमने प्रोवाइड किया, कुछ इस टाइप से हमने प्रोफाइल प्रोवाइड किया है। ये क्या उसका सपोर्ट्स, क्लियर? अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, मुझे अब फिर से FC की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास FC1, और ये वाली मिड स्पैन पे हम जो निकाल रहे हैं वो कितना है हमारे पास FC2। तो अब अगेन FC1 और FC2 का जैसे मैंने फॉर्मूला आपको बताया, वो वाले फॉर्मूले से आप यहाँ पर FC1 और FC2 की वैल्यू आप निकालेंगे। कितना आएगा वो, FC1 अगर आप निकाल रहे हैं कितना हो जाएगा P/A प्लस PE²/I। M तो आएगा नहीं क्योंकि सपोर्ट्स पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा 0। FC2, ठीक है, यूडीएल की बात करूँ मैं, यूडीएल के लिए ही बात करूँ, यूडीएल में आपके पास 0 होगा। कोई अगर आपके पास दूसरी लोडिंग हुई तो आप निकाल लेना उस टाइप से। FC2 की बात करूँ तो कितना हो जाएगा P/A प्लस PE²/I माइनस ME/I। यहाँ से आपने निकाल लिया। ठीक है, अगर जनरली यहाँ पर हमें FC की जगह हमें क्या लेना होता है, हमें FC एवरेज। तो यहाँ पर आप M इंटू FC जो आप लिखते हैं वहाँ पर आप कितना लेंगे, M इंटू FC एवरेज। तो ये जो FC की एवरेज की जो वैल्यू है ये डिपेंड करता है आपके पास कि ये वैल्यू आप कितनी होगी। ये डिपेंड करता है आपके पास कि FC1 आपके पास बड़ा है कि FC2 की जो वैल्यू है वो बड़ी है। ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन दिस वैल्यू दैट इज
एंड पे और मिड स्पैन पे। ये कहाँ पर आया हमारे पास, एट द एंड या फिर सपोर्ट्स बोल लीजिए, और ये कहाँ पर आया हमारे पास, ये आपके पास आया मिड पॉइंट, मिड स्पैन पे, ठीक है। ये क्या आपके पास मिड पॉइंट नहीं है, दिस इज मिड स्पैन, मिड स्पैन पे। तो यहां पर अगर आप FC एवरेज की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, तो यहां पर FC एवरेज की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास FC1 प्लस 2/3 ऑफ FC2 माइनस FC1, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी आपके पास, FC1 प्लस 2/3 ऑफ FC2 माइनस FC1, किस केस में, व्हेन FC2 इज ग्रेटर देन FC1, ठीक है, व्हेन FC2 इज ग्रेटर देन FC1। सिमिलरली अगर मैं FC एवरेज की वैल्यू निकाल रहा हूं, अगर मैं FC एवरेज की वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूं तो वो हो जाएगी आपके पास FC2 प्लस 2/3 ऑफ FC1 माइनस FC2, FC1 माइनस FC2। ये कब होगा, जब आपके पास FC1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होगी किससे, FC2 से, ठीक है। तो यहां पर आपका डिपेंड करता है कि आपके पास FC1 बड़ा है कि FC2 बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर अभी मैंने जो ये वाला जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पर मैं M की जो वैल्यू नहीं डाला हूँ, उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर हमारे पास कैसी लोडिंग आ रही है, एक्सटर्नल लोड आ रही है, आपके पास एक्सटर्नल लोड आ रहा है आपके पास UDL का। उस केस में मैंने आपको बताया था कि एंड में आपके पास बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। लेकिन मान लीजिए एक्सटर्नल लोड नहीं आ रहा है, कुछ और टाइप का लोडिंग आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कि सपोर्ट में भी क्या हो रहा है, आपके पास बेंडिंग मोमेंट का कुछ वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है। उस केस में यहाँ पर M की वैल्यू आएगी, क्लियर है, उस केस में आपके पास M की वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। अब ये दोनों को कंपेयर कर लेना, FC1 बड़ा है कि FC2 बड़ा है। अगर FC1 छोटी वैल्यू है, अगर FC1 क्या आपके पास छोटी वैल्यू है, तो आप सबसे पहले आप FC1 लेंगे और दोनों का आप डिफरेंस ले लेना। अगर FC2 छोटी वैल्यू है तो आप यहाँ पर छोटी वैल्यू लेना प्लस 2/3 ऑफ यहाँ पर दोनों का डिफरेंस ले लेना, क्लियर। और लॉसेस का जो फॉर्मूला मैंने बताया था कि लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कॉन्क्रीट, वो बताया था, वो कितना होगा, M इंटू FC एवरेज हो जाएगा इस केस में। इस केस में कितना हो जाएगा आपके पास, M इंटू FC एवरेज, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपके पास स्पैन के बारे में बात ही नहीं किया, ठीक है, आपको यहाँ पर स्पैन नहीं गिवन है क्वेश्चन में, स्पैन मतलब ये लेंथ के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला गया ये आपके पास ये लेंथ है आपके पास, स्पैन के बारे में बात नहीं किया गया, सिर्फ क्रॉस सेक्शन के बारे में बात किया गया। तो अगर स्पैन नहीं दिया है तो आपको एंड और मिड स्पैन में निकालने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ FC की वैल्यू आप निकालें ना, अगर आपको सिर्फ क्रॉस सेक्शन गिवन है। लेकिन अगर स्पैन की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो आपको दोनों चेक करना पड़ेगा, एंड पे कितना आ रहा है और मिड स्पैन पे कितना आ रहा है, उस पे से क्या करोगे आप, यहाँ पर आप FC एवरेज की वैल्यू आप निकालेंगे, क्लियर, समझ में आया। तो इस वजह से आप क्या करोगे, यहाँ पर लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग ऑफ कॉन्क्रीट किसके लिए बताया मैंने, फॉर प्री टेंशन बीम के लिए आपको बताया। किसके लिए बताया मैंने, फॉर प्री टेंशन बीम के लिए मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट आता है इसमें नंबर B, केस नंबर B कौन सा है हमारे पास, फॉर पोस्ट टेंशन बीम। पोस्ट टेंशन बीम में आपके पास लॉस आपको देखने को मिलेगा, उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं।